चलिएगा, एक प्रॉफिट स्टेटमेंट हम बनाएंगे। सबसे पहले लिखेंगे क्लोजिंग कैपिटल। देखो करने के कई तरीके होंगे, ठीक है, मैं वो फॉर्मेट यूज कर रहा हूं जो जनरली हमारी सारी बुक्स वगैरह में यूज होता है। बाकी ऐसा कोई रूल नहीं है, मैं ओपनिंग कैपिटल से भी चल सकता हूं, बीच में बैलेंसिंग फिगर निकाल लूंगा, मैं क्लोजिंग कैपिटल से उल्टा भी चल सकता हूं। तो मैंने सबसे पहले क्लोजिंग कैपिटल ली, यानी कैपिटल एट द एंड। अब समझना, ये जो क्लोजिंग कैपिटल मैंने लिखी होगी ये आफ्टर एडजस्टिंग ऑल आइटम्स होंगे, क्योंकि कैपिटल तभी आती है जब आप इसमें ड्यूरिंग द पीरियड के सारे एडजस्टमेंट्स कर चुके हो। अब हम उन आइटम्स को एक एक करके वापस से देखना, रिव्यू करना चालू करेंगे। क्लोजिंग कैपिटल में प्लस कर दूंगा ड्राइंग्स, प्लस कर दूंगा ड्राइंग्स। वो ड्राइंग्स कैश हो सकती हैं और काइंड में हो सकती हैं, ठीक है। ड्राइंग्स को मैंने क्या कर दिया, ऐड कर दिया। इसमें से लेस करूंगा। सर यहीं से स्टार्ट करवाया क्या? हाँ जी बिल्कुल, एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड। ठीक है, पहले एक बार इस फॉर्मेट को लिख लीजिए आप, फिर हम थोड़ा सा इस पर चर्चा करेंगे, हम इसको और कैसे कर सकते हैं और किस तरह से इसकी अकाउंटिंग हम कर सकते हैं। तो जितनी मैंने ड्यूरिंग द ईयर एडिशनल कैपिटल लगाई, हम वो एडिशनल कैपिटल वापस से हटा देंगे कि भैया मैंने इतनी कैपिटल लगाई थी तो मेरी क्लोजिंग कैपिटल बड़ी हुई होगी, तो मैं उस एडिशनल कैपिटल को क्या कर दूंगा, माइनस कर दूंगा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को माइनस करूंगा। ड्राइंग्स को ऐड करेंगे ना सर? हाँ, ड्राइंग्स ऊपर ऐड कर दी मैंने। ट्रस्ट एक ऑन बार वापस ड्राइंग्स। बता दोगे क्या? जी, क्या हुआ? एक बार वापस बताओगे क्या? हाँ हाँ, मैं एक लेट बार ज्वाइन करा। तो मैं पूरा समझाऊंगा वापस। ओके। हाँ हाँ, बस केवल अभी एक बार फॉर्मेट उतारना है, फिर अपन बहुत प्रॉपरली आराम से एक एक चीज को लॉजिकली डिस्कस करेंगे। लीजिए, मैंने इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स को प्लस कर दिया, ये आ गई एडजस्टेड कैपिटल। हालांकि आप अगर एडजस्टेड कैपिटल की हेडिंग बीच में ना भी लें तो मुझे कोई इशू ना तो मुझे है ना हमारे इंस्टीट्यूट को है। आप डायरेक्टली एक सिंगल चार्ट में भी आंसर निकाल सकते हैं। इसमें से माइनस कर दीजिए ओपनिंग कैपिटल, इसमें से हम माइनस कर देंगे ओपनिंग कैपिटल। अब जो बचेगा वो ऑटोमेटिकली मेरे पास प्रॉफिट और लॉस आ गया। लॉस ड्यूरिंग द पीरियड, ये लीजिए मेरा आंसर आ गया।
इस फॉर्मेट को फॉलो करके मैं अपना प्रॉफिट और लॉस निकाल सकता हूं। अब देखो, मैं आपको एक बहुत सिंपल सी बात बताता हूं। मैं अब इसको समझाने के लिए आपके पास एक और फॉर्मेट को, या आपने उतार लिया सभी जनों ने फॉर्मेट? यस सर। हाँ, उतार लो आराम से, कोई दिक्कत नहीं। और आओ, अब मैं आपके साथ थोड़ा कॉन्सेप्चुअली चलते हुए एक और स्टेटमेंट। सर एक बार ऊपर कर दो, मैं स्क्रीनशॉट ले लूंगा। हाँ हाँ बिल्कुल, आप बिल्कुल स्क्रीनशॉट लो, ये लो। यहां से स्टेप 3 से हमने चालू किया है। आओ, अब है ना, एक बार को ये फॉर्मेट भूल जाओ, और अब मैं आपसे आपकी बचपन की बातों पर बात करूंगा। बचपन की बातों का मतलब है आप जब छोटे छोटे बालक थे, छोटे मतलब कॉमर्स के छोटे बालक, कहीं आप नर्सरी और प्रेप में पहुंच जाओ, वहां तक की नहीं जाना है, उतना छोटा भी नहीं होना है। जब आपने कॉमर्स का बचपन स्टार्ट किया था, तो आपने एक कैपिटल अकाउंट बनाना सीखा था। कैपिटल अकाउंट बनाने का मतलब, जैसे चाहे वो आपकी पार्टनरशिप फर्म हो, ध्यान से सुनना मेरी बात को, चाहे वो आपका सोल प्रोप्राइटर हो, जो स्मॉल बिजनेसेस होते हैं, वहां पर आपने बचपन से कैपिटल अकाउंट बनाया। आओ जरा अपन उसी कैपिटल अकाउंट पर चर्चा करते हैं। देखो, मैंने सबसे पहले अपने बिजनेस में ओपनिंग कैपिटल लगाई होगी। अगर मैं कुछ गलत बोलूं तो आप प्लीज मुझे करेक्ट कर देना, क्योंकि देखो भाई, मैंने तो 11th बहुत सालों पहले पढ़ी थी और आपने तो जल्दी ही पढ़ी है। तो सबसे पहले मैंने अपना एक बिजनेस स्टार्ट किया और उसमें कुछ कैपिटल लगाई, तो मैंने कैपिटल इंट्रोड्यूस कर दी। अब ड्यूरिंग द ईयर मेरी कैपिटल में जो जो बातें मेरे कैपिटल अकाउंट में आनी चाहिए, मुझे उन सबको यहां पर इनकॉर्पोरेट करना है, ताकि मैं ये निकाल सकूं कि ईयर एंड पर मेरा कैपिटल का बैलेंस क्या है। धीरे धीरे एक एक पॉइंट को सुनना। बताओ, अगर ड्यूरिंग द ईयर मैंने कुछ एडिशनल कैपिटल लगाई, तो क्या आपको लगता है कि एडिशनल कैपिटल मेरे इस कैपिटल के ओपनिंग बैलेंस को बढ़ा देगी? यस सर, ऐड कर हाँ देंगे। सर। मैं ऐड करूंगा एडिशनल कैपिटल। लीजिए सर जी, हमने इसको ऐड कर दिया। सर एक बात बताओ, अगर मुझे ये बोला जाए कि आपको आपकी लगाई हुई कैपिटल पर 10% का इंटरेस्ट भी ड्यू होगा। जनरली ऐसा तब होता है जब हम पार्टनरशिप फर्म के क्वेश्चन करते हैं, तो पार्टनर्स को उनकी लगाई क्यों, क्योंकि इनकम्प्लीट रिकॉर्ड सोल प्रोप्राइटर का भी हो सकता है, फर्म का भी हो सकता है। तो बताइए, क्या इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अगर पार्टनर को या हमें ओनर को देनी है, तो क्या उसके कैपिटल का बैलेंस बढ़ जाएगा या नहीं बढ़ जाएगा? बढ़ेगा सर। लीजिए, तो मैंने इसमें प्लस कर दिया इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। बताइए, अगर मैंने अपने बिजनेस में से कुछ अमाउंट पर्सनल पर्पसेस के लिए विथड्रॉ कर लिया, जिसको कि हम ड्राइंग्स बोलते हैं, हो सकता है मैंने कैश विथड्रॉ किया हो सकता है मुझे जिस गुड्स में मैं डील करता हूं मैंने वो विथड्रॉ किया है। आपको ये पता है कि जब आप बिजनेस से कोई भी अमाउंट अपने पर्सनल पर्पस के लिए विथड्रॉ कर लेते हो, तो उसे ड्राइंग्स बोला जाता है। और जब आप ड्राइंग्स करते हो, तो इसका मतलब बिजनेस ये मानेगा कि उसने आपको आपकी कैपिटल का कुछ हिस्सा रिटर्न कर दिया, तो आपकी कैपिटल उस ड्राइंग्स के अमाउंट से क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। लेस। तो यहां पर मैंने माइनस किया ड्राइंग्स। ड्राइंग्स में कैश विथड्रॉ,
गुड्स विथड्रॉन, ये तो आई गए। अच्छा जी, बचपन में आपको एक बात और बताई गई थी, लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम। मुझे एक बात बताओ, मैंने अपनी लाइफ का इंश्योरेंस करवाया तो क्या उसका खर्चा मेरा बिजनेस बियर करेगा क्या? नो सर। वो मेरा पर्सनल खर्चा है कि नहीं है? है। यस सर। याद आ रहा होगा 11th के टीचरों ने, आपकी मैम ने और सर ने बताया होगा कि लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम का खर्चा अगर आप बिजनेस में लिख देते हो तो वो ड्राइंग्स माना जाता है। तो आपको क्वेश्चन में अगर दे रखा है लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम, क्लियर? बिल्कुल। इसी तरह से आपका इनकम टैक्स, भैया इनकम आपने कमाई, आपकी इनकम पर टैक्स अगर आप फर्म की अकाउंटिंग में लिख रहे हो तो इसका मतलब वो ड्राइंग्स का हिस्सा हो गया। आपको इनकम टैक्स देना था, आपको अगर अपनी पर्सनल इनकम पर टैक्स देना है तो वो आपका खर्चा है, बिजनेस का खर्चा नहीं है। बिजनेस जो टैक्स देगा वो बिजनेस का खर्चा है, लेकिन आपके ऊपर जो टैक्स बनेगा वो टैक्स तो आप ही को देना पड़ेगा। तो अगर आप उस इनकम टैक्स को बिजनेस में लिखते हैं तो वो भी आपकी ड्राइंग्स। तो बताओ, क्या अगर मैंने कोई भी ड्राइंग्स की है तो क्या वो मेरी कैपिटल को कम करेगी या नहीं करेगी? करेंगी सर। ये लीजिए, मैं इधर चला, मैं बिल्कुल सिंपल बैलेंसेस पे आधार पर चल रहा हूं। आओ मुझे बताओ, अगर कल को किसी भी ओनर, प्रोपराइटर या पार्टनर को कोई रेमुनरेशन या सैलरी देते हो तो क्या उससे उसकी कैपिटल को बढ़ाते हो या नहीं बढ़ाते हो? बढ़ाते हैं। क्यों बढ़ाते हो समझ रहे हो? कि बिजनेस ये बोल रहा है कि तुमने ये जो कैपिटल लगाई थी ये तो हमें तुम्हें देना बनता ही है, अब तुमने अपने एफर्ट्स भी लगाए बिजनेस में, तो बिजनेस को तुम्हें एक और अमाउंट देना बनता है जो है आपकी सैलरी। अगर आप ले लेते हो तो वेरी गुड, अगर आप उसे रहने देते हो बिजनेस में तो बेसिकली आपकी कैपिटल बढ़ जाएगी। तो लीजिए, मैं एक बार कैपिटल निकालना चाह रहा हूं तो मैंने यहां पर प्लस कर दिया। सर हाँ जी, रेमुनरेशन या सैलरी बोलो। सर रेम्यूनरेशन तो मतलब पर्सनल मिलता है ना, तो उससे कैपिटल क्यों बढ़ाएंगे अपन? अगर अच्छा बिजनेस अच्छा, में भी पढ़ा है तो वो। नहीं नहीं, सुनो मेरी बात को। मान लो मैं और आप, किसने पूछा ये? राधिका। राधिका। राधिका, मान लो मैं और आप पार्टनर हैं, ठीक है? अब हाँ सर। हमने पार्टनरशिप डीड में ये डिसाइड किया है कि आपको फर्म में एक्टिव होने की वजह से मैं साल भर का 1 लाख का रेमुनरेशन दूंगा, ओके। सैलरी दूंगा। मैं नहीं टाइम दे पाता हूं क्योंकि मैं टीचिंग करता हूं, आप फर्म को चला रहे हो, हम दोनों पार्टनर हैं, और आपको ये डिसाइड हुआ चूंकि आप एफर्ट लगा रहे हो तो आपको सैलरी मिलेगी 1 लाख रुपए। यहां तक बात समझ आ गई? हाँ सर। मैं ये बोल रहा हूं कि बिजनेस आपको जो सैलरी देगा, अब आपने, अगर मैं एक सिंपल सी बात करूं कि क्या वो सैलरी आपके अकाउंट में आनी चाहिए कि नहीं आनी चाहिए? हाँ सर, आनी चाहिए। आनी चाहिए। अब आपसे मैं पूछ रहा हूं कि क्या उस सैलरी के अमाउंट से आपकी कैपिटल बढ़ जाएगी? बैलेंस निकाल हो। हाँ। आप सुनना मेरी बात को, जितना आपने पैसा ले लिया वो ड्राइंग्स में मैं लेस कर चुका हूं ऑलरेडी। हाँ सर। आप समझ रहे हो? आपने बिजनेस से जो पैसा लिया, जानते हो, मान लो वो पैसा आपने लिया, अब मान लो आपकी मैं सैलरी आपकी कैपिटल में नहीं करूंगा, सुनना ध्यान से, और आपने बिजनेस से पैसा निकाल लिया तो आपको नुकसान नहीं हो गया? आपकी सैलरी आपको मिलनी बनती थी 1 लाख, सुनना, मैंने उस सैलरी को यहां ऐड नहीं किया और सैलरी को माइनस कर दिया, तो आपका, इसका मतलब हो गया कि आपको आपकी कैपिटल वापस दे दी मैंने, सैलरी तो दी कहां मैंने आपको? हाँ, तो कैपिटल कम हो गई। जबकि आपको सैलरी का पैसा तो कैपिटल के अलावा मिलना चाहिए ना। हाँ सर। समझ रहे हो? तो एक्चुअली में अकाउंटिंग का तरीका यही होता है, पहले जो जो अमाउंट मुझे मिलना है मेरी कैपिटल में जोड़ दो ताकि कैपिटल सही आ जाए मेरी। आई बात समझ में? हाँ सर। तो अगर मान लो फर्म को दोनों पार्टनर को सैलरी देनी है तो दोनों पार्टनर की सैलरी में ऐड कर दूंगा,
कि भैया फर्म की कैपिटल इंक्रीज हो गई उससे, क्योंकि जितना वो विड्रॉ कर रहे हैं वो मैं लेस कर चुका हूं। अब चाहे उन्होंने उस सैलरी में से विड्रॉ किया हो या कैपिटल में से विड्रॉ किया हो, मुझे इससे कोई मतलब नहीं है। मैं अगर सैलरी को बिना जोड़े विथड्रॉन माइनस कर दूंगा तो अकाउंटिंग गलत हो जाएगी मेरी। बोलो बात क्लियर हुई? यस सर। तो मैं जो भी उनकी सैलरी या रेम्युनरेशन बनेगा उससे उनकी कैपिटल बढ़ा दूंगा। आई यहां तक बात समझ में? बताओ। हाँ सर। जितना प्रॉफिट कमाया गया, क्या प्रॉफिट भी आपकी कैपिटल को बढ़ाएगी? प्रॉफिट आपका ही तो है। यस सर। तो मैंने यहां पर प्लस कर दिया प्रॉफिट अर्न। ड्यूरिंग द पीरियड। बोलो बात समझ आई? अगर ड्यूरिंग द ईयर लॉस हो गया तो आपकी कैपिटल गिर जाएगी, क्योंकि आपको लॉस बियर करना पड़ेगा। तो लॉस बियर करना पड़ेगा तो अब फर्म आपको कम पैसा चुकाएगी। तो अगर लॉसेज हैं तो मैं लॉस, ये लीजिए। सर अपन है ना, ये लॉस अर्नड क्यों लिखते हैं? मतलब मैंने पहले भी देखा पर कॉन्सेप्ट समझ नहीं ऐसा। देखो क्या होता है, हम प्रॉफिट और लॉस जो होता है ना वो केवल लिखने की, एक्चुअली में जब मैं कोई भी चीज अर्न कर रहा हूं नेगेटिव में तो वो लॉसेस को रिप्रेजेंट करती है। अच्छा। मैंने अर्न नहीं किया, मैंने बिजनेस किया और उससे अर्न किया, लेकिन मैंने इस बार क्या अर्न किया, मैंने अपने नुकसान को लिया, इसलिए वो हाँ टर्म सर। अर्न लिख देते हैं। हालांकि इसकी जगह मैं लिख सकता हूं लॉसेस इनकर्ड ड्यूरिंग द पीरियड, मैं टर्म ये भी लिख सकता हूं। लेकिन एक्चुअली में क्या होता है, ये केवल पॉजिटिव और नेगेटिव आइटम को बताता है। हम जनरली यही लिखते हैं कि प्रॉफिट और लॉस अर्न ड्यूरिंग द पीरियड। अर्न किया है हमने, अगर वो हमने पॉजिटिव अर्न किया तो वो हमारा प्रॉफिट है, और अगर हमने नेगेटिवली उस आइटम को कमाया तो वो लॉस। हो जाएगा लॉस। अब बताओ, सारे एडजस्टमेंट करने के बाद आपके पास अब क्या आएगी? क्लोजिंग कैपिटल। क्या ये फॉर्मेट सबको क्लियर हुआ बिल्कुल विथ लॉजिक? बोलिए। सर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अपने पास आएगी ना, क्योंकि अपन ने एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस करी है। किया है मैंने, हाँ। मेरा कैपिटल का बैलेंस बढ़ जाएगा। अच्छा, सर ये तो interest सेम वैसे ही हुआ ना जैसे अपने पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाते थे, हाँ बिल्कुल वही चीज कर कई रहा हूं कॉपी अभी। है। अगर पार्टनरशिप फर्म है तो ये देखो समझो, सैलरी रेम्युनरेशन अगर होगा पार्टनरशिप फर्म तो मैं ले लूंगा। एक आइटम रह गया, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, क्योंकि अगर ड्राइंग्स मेरे पे चार्ज हो रही है तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स भी मेरा नुकसान है, मेरी कैपिटल को क्या करेगा, कम। मैं यही लिख देता हूं बीच में, अगर आपके पास जगह हो तो आप भी लिख लो, इंटरेस्ट ऑन क्लियर बिल्कुल। अब मुझे एक बात बताओ, मैं आपको ये बोलूं इस पूरे फॉर्मेट में आपके पास हर एक आइटम है, प्रॉफिट और लॉस मिसिंग है। ओपनिंग कैपिटल भी आपको क्वेश्चन में दी हुई है, क्लोजिंग कैपिटल भी आपको क्वेश्चन में दी हुई है, और ये सारी इंफॉर्मेशन भी आपको क्वेश्चन में दी हुई है। तो क्या एज अ बैलेंसिंग फिगर वैल्यू आप प्रॉफिट और लॉस निकाल सकते हो क्या? यस सर। बोलो, सभी जने निकाल सकते हो? yes. हाँ बिल्कुल। सर। अब मैं आपको बोल रहा हूं इस फॉर्मेट को उल्टा कर दो तो भी मैं काम कर सकता हूं, यानी अगर मैं क्लोजिंग कैपिटल से अपने क्वेश्चन को स्टार्ट करूं तो जितने आइटम ऐड हैं उनको लेस कर दो, और जितने आइटम लेस हैं उनको ऐड कर दो। देखो ध्यान से जरा, क्लोजिंग आ जाएगी, क्लोजिंग ओपनिंग से आ जाएगी, उल्टा चल रहा हूं मैं, ओपनिंग आ जाएगी। उल्टा चल रहा हूं। तो मैं ये बोल रहा हूं अगर क्लोजिंग से उल्टा चलूंगा तो देखना, प्रॉफिट और लॉस छोड़ दो एक बार, मैंने क्लोजिंग में से लेस कर दिया सैलरी, क्योंकि क्लोजिंग निकालते समय वो जुड़ा हुआ होगा। मैंने उसमें ऐड कर दिया इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, मैंने उसमें ऐड कर दिया ड्राइंग्स, मैंने उसमें से लेस कर दिया इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, मैंने उसमें से लेस कर दिया एडिशनल कैपिटल, और मैंने उसमें से लेस कर दिया ओपनिंग कैपिटल।
तो जो बचा हुआ अमाउंट है वो मेरा प्रॉफिट और लॉस आएगा कि नहीं आएगा? यस सर। यानी मैं आपको ये नहीं बोल रहा हूं कि आप इस फॉर्मेट को फॉलो करो, ये मैंने इसलिए बनाया क्योंकि जनरली क्लोजिंग कैपिटल निकालते समय सारे एडजस्टमेंट हो चुके हैं। मैं यहां से उल्टा चलूंगा और मैं अपना प्रॉफिट और लॉस निकाल सकता हूं। अगर आपको लगता है, आपको यह आसान लगता है, आप इसको बनाएं और इस अमाउंट को बैलेंसिंग फिगर ओपनिंग कैपिटल लिखें, सारे एडजस्टमेंट करें, तो क्लोजिंग कैपिटल आपको क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन होगी क्योंकि अपन स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बनाकर निकाल चुके हैं। तो आप प्रॉफिट और लॉस फॉर द पीरियड निकाल सकते हो। बट जनरल ट्रेंड ऑफ द क्वेश्चन ये रहता है, हम क्लोजिंग कैपिटल से स्टार्ट करते हैं, सारे एडजस्टमेंट्स जो उस क्लोजिंग कैपिटल में हो चुके हैं उनको उल्टा कर दो, रिवर्स कर दो। क्लोजिंग कैपिटल से स्टार्ट करो, क्लोजिंग कैपिटल के पहुंचने में आपने जो जो एडजस्टमेंट्स किए हैं उनको रिवर्स कर दो, तो आपके पास अल्टीमेटली क्या आ जाएगा? प्रॉफिट और लॉस फॉर द पीरियड आ जाएगा। बताइए, क्या आपको अब ये पॉइंट समझ आया? यस सर। बहुत सिंपल सा है, बस Sir. यही आपका मेथड नंबर 1 है। इतना सा ही है ये मेथड नंबर 1, जो आपको ये बताता है 3 स्टेप्स आपको फॉलो करनी है। स्टेप नंबर 1, आप स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बनाएंगे एट द एंड ऑफ द ईयर और उससे क्लोजिंग कैपिटल निकालेंगे। ठीक है। दूसरा आपको क्या करना है? स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स एट द बिगनिंग बनाना है और बिगनिंग में आपको स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बनाकर ओपनिंग कैपिटल निकाल लेनी है और फिर इन दोनों के बीच का जो गैप है वो प्रॉफिट फॉर द ईयर आपको कैलकुलेट करना है एक स्टेटमेंट बनाकर। बस, दीज आर दी 3 स्टेप्स टू बी फॉलोड टू कैलकुलेट प्रॉफिट और लॉस फॉर द बिजनेस। चलिएगा, बिल्कुल एक बेसिक एग्जांपल से मैं आपको इसको बनाना भी सिखा देता हूं। लिखेंगे एक एग्जांपल। एग्जांपल, आपको इंफॉर्मेशन दी हुई है 1 अप्रैल और 31 मार्च, यानी जो चैप्टर मैंने बिगिनिंग ऑफ द ईयर और एंड ऑफ द ईयर का आपको कुछ डेटा दिया हुआ है। लिखेंगे कैश बैलेंस। ठीक है, आपको कैश बैलेंस दिया हुआ है 150 और 175। फिर आपको दिया हुआ है बैंक बैलेंस 750 और 80। इसमें लेना है क्या क्या? सर? ये लाख में अमाउंट है क्या? नहीं, रुपीज ही है, नॉर्मल। इजी ऐसे ही? अरे तो भैया ये स्मॉल ट्रेडर है, इसकी तो चाय की दुकान है बस केवल। अच्छा सर, मेरे को लगा ना लार्ज ना, वाली। कुछ नहीं, बहुत छोटे स्मॉल। हालांकि डेटा कैसा भी दे दूं, देखो मैं आपका, आप लैक्स मान लो, 1000 मान लो और नॉर्मल भी मान सकते हो। फर्नीचर है आपका, आपको दे रखा है 100 का और आपको फर्नीचर क्लोजिंग में भी इसने 100 ही दे रखा है। स्टॉक की वैल्यू आपको दे रखी है 500 और 650। फिर आपको दे रखे हैं क्रेडिटर्स 350 और 400।
और एक आपको दे रखे हैं डेटर्स 250 और 300। ये डेटा उसने आपको दिया हुआ है। नीचे आपको इंफॉर्मेशन दी हुई है, ड्राइंग्स आपको दे रखी है 500, और एडिशनल कैपिटल आपको दी हुई है 250। बस इतना सा डेटा उसने आपको दिया हुआ है और आपसे वो पूछ रहा है कैलकुलेट प्रॉफिट ऑब्लिक लॉस। for the year ended ये लीजिए, मैंने कोई एडजस्टमेंट नहीं, बिल्कुल एक बेसिक सा क्वेश्चन आपको दिया है। धीरे धीरे हम बात करेंगे। तो देखिए हमारे पास ओपनिंग बैलेंसेस सारे दिए हुए हैं, हमारे पास क्लोजिंग बैलेंसेस दिए हुए हैं, फिर आपको दो एडजस्टमेंट उसने केवल दे रखे हैं, वो आपके पास है एक तो ड्राइंग्स का और एक आपके पास है एडिशनल कैपिटल का। अब आपसे पूछा गया है प्रॉफिट और लॉस आपको कैलकुलेट करना है फॉर द ईयर एंड डेट। आइएगा सर हल्का सा स्क्रॉल अप कर दो। हाँ जी, ये लो, लिख लिया, आराम से लिख लिया। हाँ सर डन। चलिए सबसे पहले हम बनाएंगे स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स। समय को बचाने के लिए हम बना लेंगे कॉलमनार फॉर्म में, क्योंकि बना सकते हैं। लाइबिलिटीज यहां पर हम बना देंगे 1 अप्रैल को लेकर, यहां हम डेटा ले लेंगे 31 मार्च। फिर हम इसी तरह से असेट्स ले लेंगे 1 अप्रैल और 31 मार्च। चलिए अब जो जो डेटा दिया हुआ है हम पहले असेट्स में लिखते चलते हैं। कैश बैलेंस, कैश बैलेंस, बताइए मुझे कैश बैलेंस दिया हुआ है 150 और 175। 150 और 175। ये मैंने लिख दिया 150 और 175। बैंक बैलेंस 750 800। ये हमें दिया हुआ है 750 और 800। हंड्रेड दोनों। फीचर की वैल्यू हमें दोनों में क्या दी हुई है, 100 दी हुई है। यहां हमारे पास स्टॉक है, तो स्टॉक की वैल्यू आपको दी हुई है 500 650। और 650। फिर हमें दिया हुआ है डेटर्स, तो डेटर्स हमें दिया है कितना, 250 और 300। ये लीजिए, हमने 1 अप्रैल के लिए भी स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बना लिया और 31 मार्च के लिए भी बना लिया। इधर आते हैं तो हमें एक क्रेडिटर दिया हुआ है, क्रेडिटर्स। तो क्रेडिटर्स की वैल्यू 350 400। 50 और 400।
कैपिटल निकालेंगे हम बैलेंसिंग फिगर, क्योंकि बाकी सारा डेटा हम लिख चुके हैं। तो 150 प्लस 750 प्लस 100 प्लस 500 प्लस 250 माइनस 350, तो हमारे पास ओपनिंग कैपिटल आ गई 1400। 175 प्लस 800 प्लस 100 प्लस 650 प्लस 300 माइनस 2025 1625। सर इसमें आप ड्राइंग्स और एडिशनल कैपिटल ऐड नहीं करेंगे जो कैपिटल आया है? अभी थोड़ी करेंगे, वो तो नीचे एडजस्टमेंट में करेंगे ना। सर इसके अंदर नहीं कर सकते ना अपने? इसमें कैसे करोगे आप? ठीक है सर। वो अपने आप ही आ जाएगा ना जब इसमें अपन एडजस्ट करेंगे। भाई समझो, ये 1400 से 1625 कैसे आया होगा? आपने जो ड्राइंग्स की, जो एडिशनल कैपिटल लगाई और जो प्रॉफिट और लॉस कमाया, उसको एडजस्ट करा होगा, तभी आपके पास ये क्या आया होगा, 1625 आया होगा। बस हमें यही तो ब्रेकअप देखना है, 1625 कैसे आया। बस उसमें से एक वैल्यू मिसिंग है हमारी और वही हमें निकालनी है। अब हम बना लेंगे स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट। क्लोजिंग कैपिटल बताइए। मेरी क्लोजिंग कैपिटल है 1625। 1625। इस क्लोजिंग कैपिटल को निकालते समय मैंने एडिशनल कैपिटल को ऐड किया होगा। तो अब मैं चूंकि रिवर्स चल रहा हूं, तो मैं एडिशनल कैपिटल को माइनस कर दूंगा। एडिशनल कैपिटल, मैंने एडिशनल कैपिटल लगाई है 250। ड्राइंग्स मैंने क्लोजिंग कैपिटल में पहुंचने के लिए लेस किया होगा, तो उल्टा चलूंगा तो ड्राइंग्स को ऐड कर दो। ड्राइंग्स को ऐड कर दो। ड्राइंग्स मेरी कितनी है? 500 रुपए सर। 1875। 500 हमारे पास ये आ गया। अब इसके अलावा हमें केवल ओपनिंग कैपिटल दी हुई है, तो क्लोजिंग कैपिटल में तो ओपनिंग कैपिटल ऑलरेडी जुड़ी हुई है, तो माइनस कर दो ओपनिंग कैपिटल। लीजिए, अब जो बचा वो मेरा प्रॉफिट या लॉस आ जाएगा। तो 1625 में से 250 गए, प्लस 500 जुड़े और माइनस 1400। इसका मतलब मैंने ड्यूरिंग द ईयर 475 रुपए का प्रॉफिट कमाया। प्रॉफिट फॉर द पीरियड आ गया। ये लीजिए, बिल्कुल एक बेसिक से क्वेश्चन से मैंने आपको बता दिया। बस इस स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स का काम इतना सा ही है, समझ रहे हैं आप? आपको क्या करना है, ओपनिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बनाना है, फिर आपको क्लोजिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बनाना है, फिर उन दोनों से आपके पास क्या आ जाएंगी, आपकी कैपिटल आ जाएंगी। देन आपके पास ये जो कैपिटल आई, इनको लेते हुए आपको क्या बनाना है, आपको एक स्टेटमेंट बनाना है, जिस स्टेटमेंट से आप अपना प्रॉफिट और लॉस फॉर द पीरियड निकाल पाओगे। बताइए, क्लियर है बिल्कुल? यस सर। जरा क्वेश्चन पर आगे जाने से पहले मैंने आपको कहा था, हमारे दिमाग में कई बार एक पॉइंट आता है, सर हमने ये बनाई तो बैलेंस शीट ही है ना, क्या ये बैलेंस शीट नहीं बनाई आपने? हाँ सर। हाँ सर। सर ये इसको नाम हम स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स क्यों दे रहे हैं? यानी ये क्वेश्चन आपसे पूछा भी जा सकता है कि डिफरेंस बताइए कि स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स और बैलेंस शीट में डिफरेंस क्या होता है। तो आओ मैं आपको कुछ 2-3 डिफरेंसेस बताता हूं जो सफिशिएंट है आपको इसको समझने के लिए। तो हम एक थ्योरी का पार्ट भी यहां पर लिख लेते हैं। लिखेंगे आप,
difference between statement of affairs एंड बैलेंस शीट। ठीक है, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स एंड बैलेंस शीट में अगर हम बात करें, आइएगा बेसिस statement of affairs आइएगा कुछ बहुत सिंपल सी अपन बात करते हैं। देखिएगा, इसमें सबसे पहला पॉइंट है ओमिशंस। ऑफ assets oblique liability। मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनना। देखो क्या होता है, जब आप स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बनाते हो ना, इसमें आप कैपिटल को बैलेंसिंग फिगर निकालते हो। अब जरा सोचो, आप जब कैपिटल को बैलेंसिंग फिगर निकालते समय गलती से आप फर्नीचर लिखना भूल गए तो क्या फर्क पड़ जाएगा उस ओमिशन का? लिखना भूल गए तो ये 1300 आ जाएगी आपकी कैपिटल। आप बात समझ रहे हो मेरी बात को? आप स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स के द्वारा ये फाइंड आउट नहीं कर सकते इजीली कि कहीं आप कोई असेट और लायबिलिटी लिखना तो नहीं भूल गए। अगर मान लो, सोच के देखो, अगर आपसे कोई भी असेट या लायबिलिटी ओमिट हो गई है तो आपको पता ही नहीं लगेगा क्योंकि टोटल तो बराबर ही आएगा आपका। अगर मान लो आप फर्नीचर असेट को लिखना ही भूल गए तो क्या फर्क पड़ा? यहां 1300 आ जाएगा, यहां 1525 आ जाएगा। तब भी आपकी बैलेंस शीट मैच करेगी कि नहीं करेगी? आप गलती से क्रेडिटर को लिखना भूल गए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कैपिटल इंक्रीज हो जाएगी आपकी, लेकिन ये आप मैच करवा लोगे। क्यों करा लोगे? क्योंकि यहां पर कैपिटल बैलेंसिंग फिगर निकलती है। जब आप किसी भी बैलेंस शीट में बैलेंसिंग फिगर कोई चीज निकालते हो ना, तो वहां पर ओमिशंस आप इजीली फाइंड आउट ही नहीं कर सकते। आप ये ट्रेस ही नहीं कर पाओगे कि कहीं इस स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स को बनाने में कोई असेट या लायबिलिटी गलत आप ओमिट तो नहीं कर गए हो। बात आ रही है समझ में? लेकिन जानते हो बैलेंस शीट में पता लग जाएगा। क्यों? आप बैलेंस शीट को जब बनाते हो ना, तो आपके लेजर के बैलेंसेस से बनाते हो। बैलेंस शीट बनाने से पहले आपने अपने सारे लेजर अकाउंट क्लोज किए होंगे कि नहीं किए होंगे? उससे आप बैलेंस शीट बनाते हो, वहां कोई चीज बैलेंसिंग फिगर नहीं होती है। और जब आप बैलेंसेस को लेकर आप अगर बनाते हो और अगर आप कोई आइटम ओमिट करोगे ना, तो बैलेंस शीट मैच नहीं करेगी आपकी। अगर आप असेट लिखना भूल गए तो लायबिलिटी अलग चल रही होगी, असेट अलग अमाउंट पर आ जाएगी। आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हो कि मैं कोई असेट लिखना भूल गया हूं। स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स में आप ट्रेस नहीं कर सकते उतना इजीली। क्यों? क्योंकि आप एक आइटम को बैलेंसिंग फिगर निकाल रहे हो। तो अगर आप कोई आइटम लिखना भूल जाओगे तो बैलेंसिंग फिगर वैल्यू ऑटोमेटिकली उसे एडजस्ट कर देगी। लेकिन जब आप बैलेंस शीट बनाते हो तो बैलेंस शीट बैलेंसेस से बनती है। तो अगर आप कोई भी असेट या कोई भी लायबिलिटी, ध्यान से सुनना, कोई भी असेट या कोई भी लायबिलिटी लिखना भूल गए, ध्यान से सुनना, कोई भी असेट या लायबिलिटी आप अगर लिखना भूल गए तो आपको बैलेंस शीट से इजीली पता लग जाएगा।
ये पहला डिफरेंस हो गया ओमिशन से रिलेटेड, तो लिखेंगे इसमें omission of assets liabilities cannot discovered easily। बहुत एफर्ट लगाने पड़ेंगे आपको, क्योंकि टोटल ऑलरेडी आपकी बैलेंस शीट का बराबर आ चुका है। omission of assets liabilities can be easily। आप अपने अकाउंटिंग रिकॉर्ड से आसानी से पता लगा सकते हो, आपको कोई दिक्कत इसमें नहीं आएगी। सेकंड डिफरेंस की अगर हम बात करें अब, और क्या डिफरेंस हमारा होता है, बैलेंस ऑफ कैपिटल स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बनाते समय कैपिटल का बैलेंस आप बैलेंसिंग फिगर निकालते हो, जबकि बैलेंस शीट में ये आपका लेजर अकाउंट से आता है, यानी बैलेंसिंग फिगर नहीं होता, ये ऑलरेडी कैलकुलेटेड बैलेंस होता है। तो लिखें बैलेंस ऑफ कैपिटल अकाउंट, बैलेंस ऑफ कैपिटल अकाउंट arrived at एज अ बैलेंसिंग फिगर। ठीक है, यहां पर आप एज अ बैलेंसिंग फिगर लेते हो, जबकि जब आप बैलेंस शीट बनाते हो तो इसमें बैलेंसिंग फिगर नहीं निकलती है। बैलेंस ऑफ कैपिटल अकाउंट is taken from ledger, taken from ledger। ये लीजिए, ये आपके पास आ गया। तीसरा डिफरेंस है रिलायबिलिटी। बताओ आप किससे रिलायबल मानोगे, स्टेटमेंट ऑफ बैलेंस शीट को। रिलायबल है या बैलेंस शीट रिलायबल है? बैलेंस शीट रिलायबल है सर। क्यों? क्योंकि जानते हो जब आप किसी भी वर्किंग करते समय कोई भी चीज बैलेंसिंग फिगर करते हो तो उस पर कभी रिलाई नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि अगर आपसे गलती हो गई तो बैलेंसिंग फिगर वाला जो अमाउंट है वो ऑलरेडी एडजस्ट हो जाता है, तो हम उस पर रिलाई नहीं कर सकते। तो आप लिख दो लेस रिलायबल। ये लेस रिलायबल है, जबकि ये मोर रिलायबल है।
बोलिए बात समझ में आई? ये लेस रिलायबल है स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स, और जो बैलेंस शीट होती है वो आपकी क्या है, मोर रिलायबल होती है।